जय नारायण बच्चों, आज आप टॉपिक पढ़ेंगे द क्लेम टू पैरामाउंटेसी। इससे पहले आपने पढ़ा था कि कंपनी ने टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी। तो मैंने आपको बताया था 3 पॉलिसीज़ कंपनी ने अडॉप्ट की थी। फर्स्ट आप पढ़ चुके हैं, सब्सिडरी अलायंस। सेकेंड आपकी आती है द क्लेम टू पैरामाउंटेसी एंड थर्ड रहेगी द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पैरामाउंटेसी मीन्स हो जाता है सुप्रीमेसी। तो जैसा कि नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, द क्लेम टू पैरामाउंटेसी मीन्स क्लेम किया किसका? सुप्रीमेसी का। फ्रॉम अर्ली 19th centuries the company pursued an aggressive policy of territorial expansion। 19th सेंचुरी से कंपनी ने टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए अपना एक एग्रेसिव एटीट्यूड अपनाया। कंपनी का जो एटीट्यूड था टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए, वो उसका कैसा हो चुका था? वो एक एग्रेसिव एटीट्यूड हो चुका था। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी वाज इनिशिएटेड which claimed that the authority of the company was supreme। लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे इंडिया के, और वो एक न्यू पॉलिसी लाए थे जिसको नेम दिया उन्होंने पैरामाउंटेसी। और इस पॉलिसी में ये क्लेम किया गया कि अथॉरिटी सुप्रीम होगी, लेकिन वो अथॉरिटी सुप्रीम किसकी होगी? कंपनी की। कंपनी को सुप्रीम माना गया। किसमें कंपनी को सुप्रीम माना गया? जो पैरामाउंटेसी न्यू पॉलिसी आई थी, और जिसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? उस गवर्नर जनरल का क्या नेम था? उस गवर्नर जनरल का नेम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। इट वॉज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग एनी इंडियन किंगडम। मीन्स ये पॉलिसी ये जस्टिफाई करती थी कि अगर कंपनी ने किसी भी इंडियन किंगडम को अपने अंडर में लिया तो वो सही है। वो सही कैसे है? क्योंकि किसकी सुप्रीमेसी है? कंपनी की। अथॉरिटी किसके पास में? कंपनी के पास में। तो अगर वो इंडियन किंगडम को अपने अंडर में लेती है तो वो जस्टिफाइड था। दिस पॉलिसी वॉज चैलेंज्ड बाय रानी चेन्नम्मा ऑफ कित्तूर इन कर्नाटका थ्रू आर्म्स। इस पॉलिसी को चैलेंज किया था। किसने किया था? उनका नेम था रानी चेन्नम्मा, और वो कित्तूर कर्नाटका की थी। वो लड़ती हैं और इसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। द स्ट्रगल वॉज कैरिड ऑन द रायना अ पुअर चौकीदार इन कित्तूर। उनके स्ट्रगल को आगे कंटिन्यू किया। ये स्ट्रगल मीन्स कंटिन्यू रहा। उनका जो एक गार्ड था, लेकिन ब्रिटिश क्या करते हैं? उसको भी पनिश करते हैं और उसकी भी डेथ हो जाती है। तो अभी आपने पढ़ा था द क्लेम टू पैरामाउंटेसी, जिसमें क्या था? क्लेम टू पैरामाउंटेसी में कंपनी ने सुप्रीमेसी मानी। किसकी मानी? सुप्रीमेसी किसकी है? कंपनी की है। अथॉरिटी एंड पावर किसके पास में है? कंपनी के पास। मीन्स इस पॉलिसीज में ये माना गया कि कंपनी सुप्रीम है, उसके पास में अथॉरिटी है, उसके पास में पावर है। जैसे कि आपने सब्सिडरी अलायंस में देखा था। सब्सिडरी अलायंस में क्या किया था? इंडियन रूलर्स को ये बाउंडेशन कर दी गई थी कि वो कोई भी अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रखेंगे। आर्मी का मेंटेनेंस का जो भी एक्सपेंसेस जो भी आएंगे उनको अफोर्ड तो वो करेंगे, लेकिन उनको कोई भी राइट नहीं था कि वो अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी रखें। ये आपने पढ़ा था सब्सिडरी अलायंस में। और सेकंड आप पढ़ रहे हैं पैरामाउंटेसी, तो इसमें सुप्रीमेसी थी। इसमें यह है कि जो भी इंडियन किंगडम है, अगर उनको कंपनी अपने अंडर में लेती है तो वो जस्टिफाइड है, उसको क्लेम नहीं किया जा सकता है। Control of northwest India was maintained by the British
fearing the Russian expansion in Asia. उस समय रशिया का भी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो ब्रिटिश इस बात से डर रहे थे और इसके लिए उन्होंने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो था उस पर भी अपना कंट्रोल उन्होंने स्टार्ट किया था बढ़ाना। उस बॉर्डर को भी उन्होंने मेंटेन किया था, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि कहीं रशिया इंडिया तक ना आ जाए। सिंध वॉज एनेक्सेड इन 1843। 1843 में कंपनी सिंध को अपने अंडर में ले लेती है। द ब्रिटिश स्टार्टेड द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है तो कंपनी पंजाब को भी अपने अंडर में ले लेती है। इस तरह से कंपनी धीरे धीरे अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन करती जा रही थी। थर्ड आपका आता है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थर्ड पॉलिसी थी जिसमें टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया गया था। लॉर्ड डलहौजी, हु वॉज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 to 1856, लॉर्ड डलहौजी इंडिया के गवर्नर जनरल थे उस समय। टाइम ड्यूरेशन उनका था 1848 to 1856। He devised a policy that came to be known as the doctrine of lapse। वो एक पॉलिसी लाए थे जिसका नेम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं हड़प नीति। The doctrine declared that if an Indian ruler died without a heir, his kingdom would lapse, that is became part of company territory। डॉक्ट्रिन ये डिक्लेयर किया, इस पॉलिसी ने ये डिक्लेयर किया कि सपोज अगर किसी इंडियन रूलर्स की डेथ हो जाती है और उसका कोई वारिस नहीं है तो उसका किंगडम, उसकी टेरिटरी किसका पार्ट बन जाएगी, कंपनी का पार्ट बन जाएगी। ये किसमें किया, डॉक्ट्रिन जो आपकी न्यू पॉलिसी आई थी जिसको डिवाइस किया था किसने, उस गवर्नर जनरल का क्या नेम था जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, लॉर्ड डलहौजी। थ्रू दिस डॉक्ट्रिन मैनी किंगडम्स लाइक सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी। अब इस पॉलिसी से कौन कौन सी टेरिटरीज उनके अंडर में जाती हैं, उनके नेम है जो ब्रिटिश ने अपने अंडर में की, जिसमें झांसी की रानी तो फेमस आप लोगों ने पढ़ा है आप कि झांसी की रानी का किस तरह से रिवोल्ट जो 1857 का जो रहता है उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध। 1856 में कंपनी क्या करती है, अवध को भी अपने अंडर में ले लेती है। The argument given by the British was misgovernment, और कंपनी ने एक्सक्यूज़ किया दिया अवध के लिए कि वहाँ पर प्रॉपर गवर्नमेंट ठीक से अपना वर्क नहीं कर पा रही थी अवध में। This humiliation led the people of Awadh to join the revolt that broke out in 1857। तो कंपनी ने जो ह्यूमिलिएशन किया ये आगे चलकर आपका कौन सा रिवोल्ट होता है, 1857 का फेमस रिवोल्ट होता है। मीन्स आपको अब इस चैप्टर को पढ़ने से अभी आपको एक ये रीज़न समझ में आए होंगे कि 1857 के रिवोल्ट के लिए क्या कॉज थे। तो आपने अभी तक चैप्टर में पढ़ा जैसा कि चैप्टर नेम ट्रेड टू टेरिटरी, कि कंपनी ट्रेड करने के लिए आई और स्टेप बाय स्टेप
किस तरह से उसने हमारे होल कंट्री को कैप्चर किया। तो टॉपिक जो आपका था टेरिटोरियल एक्सपेंशन, उसमें 3 पॉलिसीज़ एक बार मैं रिवाइज आपको करा रही हूँ। फर्स्ट थी सब्सिडरी अलायंस, सेकेंड द क्लेम टू पैरामाउंटेसी, एंड थर्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये तीनों पॉलिसीज़ का मेन पर्पस क्या था? टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना। और इस तरह से जो ब्रिटिशर थे उन्होंने अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ाया। ओके।